कक्षा 12 का प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी 2026 जिसका पेपर कोड है 302 BH। इसमें जो प्रश्न आए आज हम जानेंगे कि हमने सही किए या गलत किए। तो पहला प्रश्न पूछा गया का नंबर उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है, इसका तीसरा ऑप्शन सही था 1826। खा नंबर में पूछा गया था सेवा सदन के लेखक हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही था प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर गा इंदुमती रचना की विधा है, इसका पहला ही ऑप्शन सही था कहानी। प्रश्न घा दिया है कुटज निबंध के लेखक हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर अंगा दिया हुआ है छायावादोत्तर युग है, इसका पहला ही ऑप्शन सही था शुक्लोत्तर युग। प्रश्न नंबर 2 का पूछा गया जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक कृति है, इसका थर्ड सही था कामायनी। प्रश्न खा दिया है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, इसका चौथा ऑप्शन सही था 1951। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर गा हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, ऑप्शन 2 सही था हरिवंश राय बच्चन को। प्रश्न घा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, पहला ऑप्शन सही था पल्लव। प्रश्न नंबर अंगा पूछा गया था रश्मि रथी की रचनाकार है, इसका थर्ड सही था रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए जो इसमें पूछा गया पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पहला हमसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा प्रश्न पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार जब तक राष्ट्र के युवाओं के मन में अपनी धरती आकाश और समुद्र की संपदा के प्रति जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं होती तब तक राष्ट्र मानसिक रूप से सोया हुआ माना जाता है। वास्तविक प्रगति के लिए ज्ञान की प्यास आवश्यक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान का महत्व। भौतिक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से ही हम अपनी प्राकृतिक संपदा को समझ सकते हैं और उसका उपयोग राष्ट्र के उत्थान के लिए कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है। जब तक राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में नई वस्तुओं और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा के किरणें नहीं फूटती तब तक राष्ट्र सुप्त यानी सोया हुआ रहता है। और प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था कि राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाठ कैसे खड़ा करना है। विज्ञान और उद्यम यानी परिश्रम दोनों को मिलाकर ही राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा या नया ठाठ तैयार किया जा सकता है। अब इसका अथवा वाला भी प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ये जो दिया हुआ है शीर्षक, ये दिया हुआ है। पहला प्रश्न पूछा गया कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखो। तो पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार एक नववधु नई दुल्हन जब पहली बार अपने ससुराल या घर में प्रवेश करती है तो उसके साथ एक विशेष प्रकार की शोभा गरिमा पवित्रता और कोमलता जुड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार कालिदास के काव्यों में अशोक के फूल का प्रवेश अत्यंत गरिमामयी और सुकुमारता से भरा हुआ है। इसी में तीसरा प्रश्न पूछा गया है गद्यांश में लेखक ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक ने भारतीय साहित्य और संस्कृति में अशोक के फूल के ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व पर प्रकाश डाला है। चौथा प्रश्न पूछा गया है इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यह है कि भारतीय साहित्य विशेषकर कालिदास के समय में अशोक के फूल अचानक बहुत सम्मान के साथ प्रकट हुआ और उतनी ही रहस्यमय तरीके से साहित्य के पन्नों में ओझल यानी गायब हो गया। यह उतार चढ़ाव किसी नाटक के दृश्य की तरह आश्चर्यजनक है। इसी में पांचवा प्रश्न पूछा गया कालिदास के काव्य में अशोक के फूल का कैसा वर्णन मिलता है। कालिदास के काव्य में अशोक के फूल का वर्णन बहुत ही शोभायमान गरिमापूर्ण पवित्र और सुकुमार कोमल के रूप में मिलता है। उन्होंने इसे एक विशिष्ट और सुंदर पुष्प के रूप में प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुख की पिछली रजनी बीच, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार काली रात के बीतने पर सुखद और उज्जवल प्रभात यानी सवेरा आता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में गहरे दुख के बाद सुख का आगमन निश्चित है। दुख सुख के बीच एक झीने यानी बारीक पर्दे के समान है, जिसे हटाते ही सुख का अनुभव होता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। इस पद्यांश का मुख्य भाव आशावाद है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि दुख स्थायी नहीं है, वह सुख के आने का एक संकेत मात्र है, इसलिए मनुष्य को कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है और कैसे। श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। वह उन्हें यह समझाकर प्रेरित कर रही है कि जैसे तुम अभिशाप और जगत की ज्वालाओं का मूल कारण समझ रहे हो, वह वास्तव में ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है जो तुम्हें नई शक्ति देगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है रजनी व प्रभा शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।
रजनी का है रात और रात्रि, प्रभात का है सवेरा और सुबह। इसका अथवा वाला देख लेते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गीत संध्या गीत से संकलित शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचयिता आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा है। इसमें प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवयित्री कहती है कि क्या सांसारिक सुख सुविधाएं और मोम के समान कोमल परंतु आकर्षक बंधन रिश्ते नाते तुझे तेरे लक्ष्य से विचलित कर देंगे? क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान यह रंग बिरंग दुनिया तेरे मार्ग की बाधा बनेगी? आशा यह है कि साधक को इन तुच्छ आकर्षणों में फंसकर अपना मार्ग नहीं भूलना चाहिए। इसमें प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, कवयित्री अपने प्रिय को प्रेरित करते हुए क्या कहती हैं? तो कवयित्री अपने प्रिय यानी साधक जीवात्मा को आलस्य त्यागने और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वह कहती हैं कि मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और सांसारिक मोह माया को पीछे छोड़कर अपने महान लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि अभी गंतव्य बहुत दूर है। इसमें प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि संसार के जो रिश्ते और भौतिक सुख हमें बहुत सुंदर और आकर्षक लगते हैं, वे वास्तव में मोम की तरह अस्थायी और कमजोर हैं। कवियत्री प्रश्न करती कि क्या ये नाशवान बंधन दृढ़ संकल्पी साधक को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे? इसका 5वां प्रश्न पूछा गया है, कवियत्री अपने प्राणों को उद्योदित करती हुई क्या कहती हैं? कवियत्री अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि अपनी छाया अर्थात अपने विश्राम या सुखों को ही अपना कारागार यानी जेल मत बना लेना। वे सचेत करती हैं कि मोह माया के वशीभूत होकर रुकना नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहना है। प्रश्न नंबर 5, लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियां। सबसे पहले दिया गया है प्रोफेसर गोल्ला सुंदर रेड्डी के बारे में। तो चलिए इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। साहित्यिक परिचय, आप श्रेष्ठ विचारक और निबंधकार हैं। आपने दक्षिण भारतीय होते हुए भी हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। आपने हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का कार्य किया है। आपकी शैली विचारात्मक और सारगर्भित है। प्रमुख रचनाएं साहित्य और समाज मेरे विचार। दूसरा पूछा गया था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। तो प्रभाकर जी एक आदर्शवादी पत्रकार और निबंधकार थे। उन्होंने अपनी लेखनी से मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। उनकी रिपोर्टाज लेखन शैली बहुत प्रभावशाली है। प्रमुख रचनाएं माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। तीसरा दिया हुआ है हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। परसाई जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर अपनी तीखी लेखनी से प्रहार किया है। उन्होंने व्यंग को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक गंभीर विधा के रूप में स्थापित किया है। प्रमुख रचनाएं जैसे उनके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है। अब हम खंडखा के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, गुप्त खड़ी बोली हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का सुंदर चित्रण मिलता है। आपने नारी पात्रों जैसे उर्मिला और यशोधरा को साहित्य में उचित सम्मान दिलाया। प्रमुख कृतियां हैं साकेत महाकाव्य है ये, और भारत भारती। अगला जीवन परिचय सुमित्रानंदन पंत का। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक होने के नाते आपकी कविताओं में कल्पना और प्रकृति का मानवीय रूप झलकता है। बाद में आपकी विचारधारा प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित हुई। प्रमुख कृतियां हैं पल्लव, वीणा। अगला जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ओज और वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपकी कविताओं में क्रांति, विद्रोह और राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रखर है। आपने कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं के माध्यम से युद्ध और शांति के दर्शन को समझाया है। प्रमुख कृतियां रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। जीवन परिचय आप अपने हिसाब से लिखे होंगे, मुझे पता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य प्रेम के अलौकिक और आध्यात्मिक स्वरूप को दर्शाना है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि प्रेम केवल शारीरिक मिलन नहीं बल्कि एक मानसिक तपस्या है। नायक राजा रिपुदमन अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रेम के द्वंद्व में फंसे हैं, जहां नायिका उर्मिला उन्हें उनके कर्तव्य पथ ध्रुव यात्रा की ओर प्रेरित कर बलिदान की प्रकाष्ठा दिखाती है। अथवा करके पूछा गया प्रश्न था लाटी के बारे में। तो शिवानी द्वारा रचित लाटी एक अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक कहानी है। यह कहानी एक नवविवाहित लाटी बानो के त्याग और उसके जीवन की त्रासद स्थितियों पर आधारित है। विवाह के तुरंत बाद पति का युद्ध पर चले जाना और लाटी का क्षय रोग टीबी से ग्रसित होना उसके जीवन को बदल देता है। अंत में वह समाज और परिवार के कल्याण के लिए चुपचाप संन्यास की राह चुन लेती है, जो उसके चरित्र की महानता और अटूट प्रेम को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 7, अब हम लोग खंडकाव्य की बात करें तो अगर आप अयोध्या और रायबरेली से हैं तो आपको श्रवण कुमार खंडकाव्य लिखना था। चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख। नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। श्रवण कुमार इस खंडकाव्य के नायक हैं। उनकी मुख्य चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है।
मातृ पितृ भक्ति। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के अनन्य भक्त हैं। वे उन्हें कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराते हैं और उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। अतीव सरल और संतोषी। वे एक सीधे साधे वनवासी कुमार हैं जिनका जीवन बहुत ही सरल और संतोषपूर्ण है। क्षमाशील। राजा दशरथ के बाण से घायल होने के बाद भी वे उनके प्रति क्रोध प्रकट नहीं करते, बल्कि अपने प्यासे माता पिता की चिंता करते हैं। सत्यवादी। मृत्यु के निकट होने पर भी वे सत्य का साथ नहीं छोड़ते और अपना परिचय दशरथ को स्पष्ट रूप से देते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया, संस्कृत गद्यांश का साथ संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ 2 गद्यांश दिए गए हैं, मैं एक काल कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। पहला विकल्प पूछा गया, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य, सुंदरता, भावों को बोध कराने की सामर्थ्य और अद्वितीय श्रुति मधुरता कानों को सुनने में प्रिय है। अधिक क्या कहे, चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसे कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसे विवेचना संस्कृत साहित्य में वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर 8 का खा देखते हैं। संस्कृत श्लोक का सा संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। श्लोक दिया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः। इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के सुभात रत्नानि पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, यही नियम सभी विद्याओं, धर्म और धन के संग्रह पर भी लागू होता है। आशय, निरंतर थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से ही विद्या, धर्म और धन की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 9 में जानेंगे मुहावरों के अर्थ और इनके वाक्य प्रयोग। पहला पूछा गया था, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अर्थ है केवल कल्पनाएं करना या बहुत सोच विचार करना। इसका वाक्य प्रयोग करें तो, परीक्षा में जब उत्तर याद नहीं आया तो रोहन अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगा। दूसरा मुहावरा पूछा गया था, बालू से तेल निकालना। अर्थ है इसका असंभव कार्य को कर दिखाना। वाक्य प्रयोग, इस बंजर जमीन पर खेती करना बालू से तेल निकालने जैसा कठिन काम है। अगला मुहावरा है, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ है स्वयं का कार्य स्वयं करना ही सबसे अच्छा होता है। वाक्य प्रयोग करें तो, दूसरे के भरोसे रहने से अच्छा है कि मैं अपना प्रोजेक्ट खुद पूरा करूं, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। चौथा मुहावरा है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। अर्थ है गुड़ के विपरीत नाम होना। वाक्य प्रयोग करें तो, उसका नाम करोड़मल है पर उसके पास खाने के पैसे नहीं, इसे कहते हैं आंख के अंधे नाम नयन सुख। प्रश्न नंबर 10 में जो अपठित गद्यांश आया था उसके प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? गद्यांश के अनुसार अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। दूसरा कथन पूछा गया था, शरीर का स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है? शरीर का स्वस्थ रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सभी कर्तव्यों और मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और संसार के सुख भोग सकते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक युग में योग का महत्व क्यों बढ़ा है? स्पष्ट कीजिए। आधुनिक युग में भाग दौड़ भरी जीवन शैली, व्यस्तता और मन की व्यग्रता यानी तनाव बहुत बढ़ गई है। योग के माध्यम से मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 सही अर्थ लिखिए, यानी अनेकार्थी शब्द लिखना है। जैसे पद है, पद को हम पैर भी बोलते हैं और औदा भी बोलते हैं। विधि को तरीका या ढंग भी बोलते हैं। कानून भी कहते हैं विधि को। नीरज यानी कमल और मोती। अंश का अनेकार्थी शब्द हिस्सा या भाग या कंधा भी बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 का गा, 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है और अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 का घा है, अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, हमें इन्हें शुद्ध करना है। चलिए देखिए, अशुद्ध वाक्य क्या है? जो लिखा हुआ है यह अनुदित रचना है। यहाँ पे जो नानल में छोटी ऊ की मात्रा लगी, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगनी चाहिए, यानी शुद्ध कथन ये होता कि यह अनुदित रचना है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसमें देखिए, जो आशीर्वाद में सा सलजम के ऊपर रा उड़ाया गया, ये गलत है, इसे वा वकील के ऊपर उड़ाना चाहिए था। ठीक है, आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, पक्षी पेड़ में है, शुद्ध होता पक्षी पेड़ पर है। चौथा ऑप्शन अशुद्ध है। देखिए, तुम मेरे को पुस्तक दे दो, इसे शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? तुम मुझे पुस्तक दे दो। प्रश्न नंबर 12, रस, अलंकार और छंद के बारे में देख लेते हैं। तो करुण रस के बारे में बात करें तो लक्षण क्या है इसका? प्रिय वस्तु के विनाश या प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने से जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। प्रश्न नंबर 12 का खा देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, लक्षण और उदाहरण। लक्षण है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। प्रश्न नंबर 12 का गा देख लेते हैं। दोहा छंद के लिए लक्षण है,
यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है श्री गुरुचरण सरोज रजनी जीवन मुकुर सुधारी। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। पत्र लेखन। विषय है नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई हेतु पत्र। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम अपने शहर का नाम, विषय मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सभी ने निवेदन किया हमारे मोहल्ले नाम लिखे ब्रैकेट में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे, जिससे जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए और बीमारियों का खतरा बढ़ गया। अतः आपसे प्रार्थना है कि जल्द से जल्द यहाँ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है निबंध लेखन। हम लोग पुस्तकालय का महत्व लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर, यानी कि पुस्तक धन आलय। यह वह स्थान है जहाँ ज्ञान की सरिता बहती है और जिज्ञासु अपनी प्यास बुझाते हैं। एक अच्छा पुस्तकालय समाज और राष्ट्र की बौद्धिक प्रगति का आधार होता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे ज्ञान का भंडार। पुस्तकालय में इतिहास, विज्ञान, साहित्य और दर्शन, तकनीक जैसे विविध विषयों की पुस्तकें होती हैं। यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियाँ और प्राचीन ग्रंथ भी सुरक्षित रखे जाते हैं जो हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। तीसरी हेडिंग डालेंगे विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता। निर्धन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ वे महंगी पुस्तकें यहाँ बैठकर निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पर पढ़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह एक शांत और अनुशासित वातावरण प्रदान करता है। समय का सदुपयोग और स्वाध्याय। पुस्तकालय हमें समय का सही प्रबंधन सिखाता है। खाली समय में इधर उधर घूमने के बजाय पुस्तकालय में बैठकर पढ़ना मानसिक विकास में सहयोग होता है। यहाँ व्यक्ति एकाग्रचित होकर स्वाध्याय सेल्फ स्टडी कर सकता है, जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण है। पांचवी हेडिंग डालेंगे आधुनिक युग में ई पुस्तकालय यानी ई लाइब्रेरी के बारे में बात करें। आज के डिजिटल युग में ई लाइब्रेरी का प्रचलन बढ़ा है, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से लाखों पुस्तकें एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। इससे ज्ञान की पहुंच और भी सुलभ हो गई है। उपसंहार। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह वह प्रकाश स्तंभ है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। हमें न केवल पुस्तकालयों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, बल्कि उनके विकास में भी सहयोग देना चाहिए। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमने जो भी क्वेश्चन आंसर किए हैं वो सही है या गलत है। धन्यवाद।